So yes, we are going to continue with the second law of thermodynamics practice session. So in this particular case, few of the questions we will have here, which will be very, very important and significant to see what kind of questions, what kind of potential these questions have. And from these questions, you will be able to at least have a good concept about the second law of thermodynamics. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे. सो पहला क्वेश्चन है कि in this case, a Carnot heat engine is operated between two temperatures T1 and T2, T1 greater than T2, and T in Kelvin, temperature is in Kelvin. The efficiency of the engine can be increased by. Am I clear all of you? यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. एक कार्नोट हीट इंजन दिया हुआ है, दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कर रहा है T1 एंड T2. तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इन दिस केस, so definitely T1 is the source temperature, T2 is the sink temperature, and efficiency of the engine can be increased by पूछा गया आपसे. तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू इज, क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ यू, व्हाट कैन वी डू हियर. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गाइस, 1 1 minus माइनस T2 by T1, T2 by T1. या 1 माइनस T2 by T1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. जस्ट अ मिनट. सो 1 माइनस T2 by T1 लिख रहे हैं यहाँ पे. तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट यही हो सकता है गाइस. ठीक है, तो इन डिक्रीजिंग T2 एट कांस्टेंट T1, ठीक है, डिक्रीजिंग बोथ T1 एंड T2, इंक्रीजिंग बोथ T1 एंड T2, एंड डी नन ऑफ दिस. ठीक है, तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन ही देखते हैं, तो T1 को कांस्टेंट रख देते हैं, T1 को कांस्टेंट रखते हैं एज इट इज, जैसे है वैसे ही, और T2 को डिक्रीज करते हैं. तो T2 को डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा रेशियो ही डिक्रीज होगा. So 1 minus a smaller quantity, definitely the entire efficiency will increase or not guys? All of you? Yes, sir. है ना? So in this case, answer A is the correct answer. बाकी डिक्रीजिंग T1 and T2, T1 को भी डिक्रीज कर दिया, T2 को भी डिक्रीज कर दिया, तो हो सकता है कि रेशियो उतने ही रह जाए प्रोबेबली. एंड इन दिस केस रेशियो उतने ही रह जाए, हो सकता है. तो या फिर T2 को ज्यादा डिक्रीज कर दिया, T1 को कम डिक्रीज किया, तभी भी इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे बोल नहीं सकते, यू कांट से कि क्या हो रहा है इस. यहाँ पे है सिंपल सा बात है कि T2 डिक्रीज कर देगा, T1 को कांस्टेंट रखे, तो ये रेशियो कम होगा, ये पूरा का पूरा रेशियो T2 by T1 डिक्रीज होगा. 1 माइनस पहले था 1 माइनस 0.4, अभी हो गया 1 माइनस 0.3, तो डेफिनेटली दिस इज 0.6, दिस इज 0.7, तो 60% 70%, यानी कि T2 डिक्रीज करते हो तो in this case T2 decrease करते हो. So in this case if you decrease T2, Carnot efficiency of the engine increases case. So answer is A. Right. Now let's move on to the next question. This one. It says a reversible engine, modified Carnot engine, is shown in figure given below. It receives 100 kilojoule of heat at 500 Kelvin. यहाँ पे 500 Kelvin है guys. And another 40 kilojoule of heat at 400 Kelvin. तो यहाँ पे 40 kilojoule आ रहा है. Heat is rejected at 300 Kelvin. वर्क आउटपुट पूछा है आपसे. अगर ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सबसे पहले फोकस करो कि ये रिवर्सिबल इंजन दिया हुआ है. तो रिवर्सिबल इंजन दिया होगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, और इसमें एंट्रोपी जनरेशन जो होगा, ठीक है, यानी कि टोटल एंट्रोपी जनरेशन या फिर टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू 0 फॉर द इंजन, बिकॉज रिवर्सिबल इंजन है. Am I clear? इसमें irreversibility नहीं आएगा, इसलिए there will not be any kind of randomness or entropy generation, so definitely change of entropy will be equal to 0. पहला बात तो ये. अब यहाँ पे दो तरीके से एक स्टूडेंट सोच सकता है इसमें कि कैसे कैसे इसमें हम लोग अप्रोच लें. जैसे कि कोई सोचेगा कि हम लोग को हीट सप्लाई तो दो पार्ट में दिया हुआ, तो हीट सप्लाई इज गिवन टू अस इन टू पार्ट्स. वन इज 500 केल्विन पे 100 किलो जूल है, सो 100 किलो जूल है, एंड देयर इज अनदर हीट सप्लाई विच इज एट 40 किलो जूल. राइट, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे ये 500 केल्विन पे है, ये हमारा 400 केल्विन पे, ऐसे करके. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं. जैसे कि कोई ऐसे सोचेगा कि यहाँ से ये तो हीट सप्लाई पहला वाला 100 किलो जूल यहाँ हो रहा है और दूसरा वाला 40 किलो जूल यहाँ हो रहा है, सो 40 किलो जूल का एंट्रोपी चेंज इतना होगा गैस.
और 100 किलो जूल का इतना होगा, है ना गाइस ऑल ऑफ यू। तो इसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा S1 और इसको डेल्टा S2 मान लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये कोई एक स्टूडेंट सोच सकता है, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, इजी वे है। तो इससे क्या होगा कि टोटल एंट्रोपी चेंज यहां से लेके यहां तक निकाल सकते हो। तो इफ यू गेट द टोटल एंट्रोपी चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो क्यू रिजेक्शन निकालना आसान हो जाएगा। तब ऐसे भी सोच सकते हो, तो क्यू रिजेक्शन अगर निकालते हो तो हीट सप्लाई जितना है उसमें से क्यू रिजेक्शन माइनस कर दो तो वर्क आउटपुट मिल जाएगा। वी वांट वर्क आउटपुट, तो हम लोग को चाहिए वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट निकालने के लिए है कि इफ आई कैन डू क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन, आई विल गेट द वर्क आउटपुट। बट ये डेल्टा S1 डेल्टा S2 निकालने से अच्छा है, सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल इंजन, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इज जीरो। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। ऐड करते जाएंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा है। सो 500 केल्विन पे 100 किलो जूल, तो चेंज कितना 100 किलो जूल, तो 100 डिवाइडेड बाई 500, टेम्परेचर नीचे, हीट सप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव 40 किलो जूल एट 400, ठीक है। एंड हीट इज रिजेक्टेड, आई डोंट नो हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, तो माइनस साइन बाई 300 केल्विन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 माइनस क्यू आर बाई 300 इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा आपका 10, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3, तो 3/10 आ जाएगा गाइस। सो इन दिस केस 2 या 10 कॉमन लेंगे तो 2 2 + 1 3, और ये आ जाएगा आपको माइनस, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर बाई 300। सो 3 × 300 इज कितना, 3 × 300 चला जाएगा तो 900, 900 डिवाइडेड बाई 10, ये 90 किलो जूल हो जाएगा। 90 किलो जूल क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन अगर 90 किलो जूल हो गया तो डेफिनेटली वर्क सप्लाई या वर्क डन बाय द इंजन इज हाउ मच, 100 + 40 माइनस 90। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कितना आएगा गाइस, 50 किलो जूल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास, ऑल ऑफ यू Yes, sir. गाइस? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो Yes, पूछ सकते हो प्लीज, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ये जो मैंने yes, बताया sir. पहले, अगर मैंने जो डेल्टा S1 वाला बताया, डेल्टा S2 वाला बताया, ये एक अप्रोच को एक स्टूडेंट सोच सकता है। बट इन केस वेन एवर देयर इज रिवर्सिबल इंजन, हमेशा ध्यान रखना जब भी रिवर्सिबल इंजन हो, ये एक नोट जैसा समझ लो या अपने लिए नोट बना के रख लेना। अगर इंजन रिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल इंजन में मल्टीपल सोर्स है और मल्टीपल सिंक है, अगर ऐसा भी है, तब तो आप एक काम करना, डेल क्यू बाई टी को इक्वल टू जीरो करना। वहां से जो भी अननोन वैल्यू है वो निकल जाएगा और उसको यूज करते हुए आप दूसरे वैल्यूज भी निकाल सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे कि एक थर्ड क्वेश्चन वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, इसलिए फोकस रखना है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना तो उसमें तो ध्यान रखना है कि लाइक क्या पूछा है, सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा चांसेस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डज नॉट। तो क्या होगा गाइस ऑल ऑफ यू? जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी देखते हैं, तो डज नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करता है किसको, सेकेंड लॉ को। सेकेंड लॉ डील्स विद PMM2, PMM1 जो है, दिस इज अ PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये तो इसको ये दिस इज डेल्ट बाय फर्स्ट लॉ। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर, एक तो ये है ही। सेकंड देखते हैं, 100% एफिशिएंट मशीन टू कन्वर्ट हीट टू वर्क ऑपरेटिंग बिटवीन अटेनेबल टेम्परेचर्स इज नॉट पॉसिबल। ये तो ये सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड लॉ इसको बोलता है कि लाइक हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ साइक्लिक डिवाइस और एन इंजन दैट विल हैव 100% एफिशिएंसी। तो आइडियल इंजन या कार्नोट इंजन पॉसिबल नहीं है, या फिर यार 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल कब होगा गाइस, कि अगर कोई एक सोर्स से, टेम्परेचर सोर्स से ले रहा है हीट, और वो पूरा का पूरा हीट को वो पूरा वर्क बना दे रहा है विदाउट रिजेक्टिंग एनी काइंड ऑफ हीट टू द
लोअर टेम्परेचर। तो अगर ऐसा होता है तब तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू एस, तब तो ये 100% हो जाएगा guys, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सेकेंड लॉ को बताता है। सो दिस रिप्रेजेंट सेकेंड लॉ। तो ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए जो रिप्रेजेंट नहीं करता है। So definitely this is not our correct answer. A machine to transfer heat from lower to higher temperature without external work is not possible. तो ये भी सेकंड लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है guys. तो ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। The entropy of the system in an adiabatic enclosure can never decrease. So second law को जब आप फाइनली जाके पढ़ोगे तो एंट्रोपी का कंसेप्ट सेकंड लॉ का ही सेकंड लॉ से आता है guys. तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन एन एडियाबेटिक एनक्लोजर कैन नेवर डिक्रीज, यानी कि एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, एंट्रोपी चेंज कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन डिक्रीज नहीं करेगा guys, इट्स ऑलवेज गोज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये Yes, भी sir. सेकंड लॉ का पार्ट है guys, तो ओनली वन आंसर इज करेक्ट, दैट इज ए। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू सो फार? ठीक है, इसलिए एक एक चीज को पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट्स। सो हो सकता है एक स्टेटमेंट भी सही हो, फिर दूसरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज। अब जैसे कि ये कंसिडर एन इंजन, कंसिडर एन इंजन एग्जीक्यूटिंग अ रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि ये रिवर्सिबल इंजन है ही, दिया हुआ कार और इंजन है, such that it has heat interaction with three reservoirs delivering work as shown in figure. The value of heat and W are respectively R. तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स एंड सिंक है गाइस, यहाँ पे है ना ऑल ऑफ यू। और सिंस रिवर्सिबल इंजन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमेशा जनरली इसी तरह से बैठता है कि जब भी ये इंजन रिवर्सिबल है और मल्टीपल सोर्स एंड ये दिया हुआ है, तो मल्टीपल सोर्स क्या क्या है, 600 केल्विन पे जो Q1 सप्लाई कर रहा है, 900 केल्विन पे 300 किलो जूल दे रहा है, 300 किलो केल्विन पे -3, यानी कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा गाइस, इसलिए माइनस साइन के साथ बताया हुआ है कि ये जो एरो दिया हुआ है उसके उल्टा होगा, यानी कि ये रिजेक्शन है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। ओके, सो यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इन दिस केस डेल क्यू बाई टी फॉर द साइकिल शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी साइकिल के लिए जीरो होगा पूरा। क्या क्या होगा गाइस? तो Q1 यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ हीट सप्लाई, यानी कि Q का वैल्यू चाहिए और वर्क का वैल्यू चाहिए। तो पहले Q में डील कर लेते हैं। तो Q1 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 300, 300 डिवाइडेड बाई 900 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये 1 हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया, ये कैंसिल होके 3 हो गया। सो ये 1 उधर जाएगा, ये प्लस 1/3 जो उधर चला जाएगा, यू विल हैव Q1 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू, ये -1 तो उधर जाके +1, और यहाँ से 1/3 तो उधर जाके -1/3, तो आई एम हैविंग 2/3। सो Q1 विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 600, सो 3 से कैंसिल हो जाएगा 200। तो Q1 कितना हो गया गाइस, 400 किलो जूल। तो Q1 का वैल्यू 400 किलो जूल यहाँ है ही, ऑप्शन बी ही है हमारे पास। W निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि और कहीं 400 तो है नहीं। तो W अगर निकाल के देखना चाहते हो तभी भी सही है। W विल बी इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस रिजेक्ट कर देंगे, तो आई विल हैव 400 इज सप्लाइड प्लस 300 इज सप्लाइड माइनस 300 इज रिजेक्टेड, तो 300 से 300 चला गया, 400 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। तो आंसर बी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ इन दिस क्लास? Yes, sir. ठीक है, इस पे फोकस करना कि लाइक जब भी आपको एग्जीक्यूट कर रहा है या एक रिवर्सिबल इंजन या रिवर्सिबल साइकिल दिया हुआ है, सो इन दैट केस इफ देयर आर मल्टीपल सोर्स एंड मल्टीपल सिंक, तब समझ लेना कि भाई ये सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है आपको कि वहां पे आप डेल क्यू बाई टी फॉर द साइकिल यू कैन अप्लाई टू बी इक्वल टू जीरो गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गाइस, अच्छा, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, आई विल रेट इट एज 3 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। A structure of the house is such that it loses heat at the rate of 5400 kilojoule per hour per degree Celsius per hour per degree Celsius temperature difference between the outdoor and the indoors। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो it loses heat at the rate of 5400 kilojoule per hour
पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इंडोर एंड द आउटडोर। ठीक है, अ हीट पंप दैट रिक्वायर्स अ पावर इनपुट ऑफ 6 किलोवाट, एक हीट पंप यूज कर रहे हैं जो 6 किलोवाट का पावर यूज कर रहा है, इज यूज टू मेंटेन दिस हाउस एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हाउस के अंदर होगा 27 डिग्री, तो डेफिनेटली इंडोर टेम्परेचर है गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो आउटडोर द लोवेस्ट आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पूछा है, हाँ ध्यान रखना, फॉर विच द हीट पंप कैन मीट द हीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस हाउस इज, ध्यान सुनना, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट लॉस कैसे हो रहा है? हीट लॉस इज इक्वल टू 5400 किलो जूल पर आवर है, तो पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 3600 हो जाएगा गाइस, सॉरी सेकंड हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कितना हो जाएगा? 18354 18236, तो 1.5 किलो जूल पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस पर डेल्टा टी कौन सा? टेम्परेचर ऑफ इंडोर माइनस टेम्परेचर ऑफ आउटडोर, यही ना गाइस, देखो तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इंडोर एंड द आउटडोर्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो 1.5 किलो जूल पर सेकेंड पर डिग्री टेम्परेचर, यानी कि टोटल हीट लॉस कितना हो रहा होगा? टोटल हीट लॉस कितना हुआ होगा? 1.5 पर टेम्परेचर डिफरेंस है, पर डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर, तो उसमें से पर अगर है तो उसमें अगर टोटल हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हीट लॉस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू डेल्टा टी इज टी इंडोर माइनस टी आउटडोर। ये हुआ गाइस, ऑल ऑफ यू बोलो तो, कोई दिक्कत है तो बोलो। Yes. कोई दिक्कत है? एनीवन हु इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट हियर? एनीवन? किसी को भी है तो आराम से खुल के बोल सकता है प्लीज। सही है, सबको क्लियर है? तब समझ में आया फिलहाल? Yes, sir. ठीक है, तो हीट पंप दैट रिक्वायर्स, यानी कि वर्क इनपुट इसको चाहिए 6 किलोवाट का, इट रिक्वायर्स 6 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट, फाइन, टू मेंटेन दिस हाउस एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये इंडोर टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख रहा है। तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन, तो टोटल हीट लॉस कितना हो रहा होगा? 1.5 इंटू 300 माइनस टी आउटडोर, यही टी आउटडोर मुझे निकालना है गाइस। ठीक है, तो टोटल हीट लॉस इतना हो रहा होगा। तो अगर मान लो ये इफ दिस इज द हाउस, एक रूम मान लेता हूँ मैं, 2D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ गाइस, तो अगर इसमें से हीट लॉस हो रहा होगा और यहाँ हीट पंप लगा हुआ है, तो हीट लॉस अगर 1.5 इंटू 300 माइनस टी नॉट, इतना हीट लॉस हो रहा होगा, तो हीट पंप को भी तो इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना गाइस, सेम अगर उसको मेंटेन करके रखना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इतना हीट लॉस से थोड़ा सा ज्यादा हीट सप्लाई कर देगा तो 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं होगा या बढ़ जाएगा? अगर हीट लॉस से ये हीट सप्लाई थोड़ा कम कर देगा तो 27 डिग्री से टेम्परेचर गिर जाएगा नीचे, क्योंकि हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन 27 डिग्री सेल्सियस जितना लॉस हो रहा है उतना सप्लाई भी करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो जितना हीट लॉस हो रहा होगा उतना ही हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ हीट पंप कितना होगा? जितना है 1.5 इंटू 300 माइनस टी नॉट, कितना ही होगा। तो लोवेस्ट आउटडोर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टी नॉट जितना कम होते जाएगा उतना हीट लॉस ज्यादा होगा, तो जितना हीट लॉस ज्यादा होते जाएगा उतना हीट सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि हीट सप्लाइड बाय वर्क इनपुट। तो अगर हीट लॉस, देखो टी नॉट का मिनिमम वैल्यू निकालना है, टी नॉट जितना कम करोगे तो उतना 300 माइनस समथिंग, तो उतना ही ज्यादा आपका हीट लॉस होगा ना गाइस, ऑल ऑफ यू। अंदर 27 डिग्री सेल्सियस है, बाहर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 माइनस 5 कितना हो गया? 22, 1.5 इंटू 22 ऐसे आएगा। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, सो 27 माइनस 0
27 माइनस 0 तो 27 हो रहा होगा, इंटू 1.5 करोगे तो ये तो हीट लॉस ज्यादा हुआ ना। सो बाहर का टेम्परेचर जब कम होगा होते जाएगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा, हीट लॉस भी ज्यादा होगा तो हीट सप्लाई भी उसको उतना ही करना पड़ेगा, यानी कि क्यू सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि टी नॉट का मैक्सिमम, टी नॉट का मिनिमम वैल्यू पे, टी नॉट का वो मिनिमम वैल्यू पे निकालना है जहां पे ये हीट सप्लाई, जितना टी नॉट सबसे मिनिमम वैल्यू पे उतना मैक्सिमम हीट लॉस होगा। मैक्सिमम हीट लॉस के लिए उसको मैक्सिमम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम हीट सप्लाई करने के लिए सीओपी मैक्सिमम होना पड़ेगा। सीओपी मैक्सिमम कब होता है? जब वो कार नॉट होता है। ये तो है कहानी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। जिसको समझ में नहीं आया बोलना, ठीक है। तो अभी मान लो सीओपी ऑफ दैट हीट पंप कितना होगा, जितना डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, इतना 1.5 इंटू 300 माइनस टी नॉट अपॉन वर्क इनपुट कितना हो रहा है 6 किलो वॉट का। हम लोग किलो जूल में ही लिख रहे थे तो 6 रहने देते हैं ऐसे करके, ठीक है गाइस। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सीओपी मैक्सिमम, क्योंकि ये सीओपी तो जनरल टर्म है, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ वर्क इनपुट शुड बी लेस देन इक्वल टू सीओपी मैक्सिमम, या फिर इक्वल टू सीओपी मैक्सिमम कर सकते हो फॉर द मिनिमम टेम्परेचर। तो अगर आप इक्वल टू कर देते हो फॉर मिनिमम, फिर से सुनना, फॉर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड मिनिमम टेम्परेचर हीट लॉस विल बी मैक्सिमम। हीट लॉस मैक्सिमम होगा तो उसको सप्लाई ऑफ हीट भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हीट लॉस होगा तो ज्यादा हीट सप्लाई भी करना पड़ेगा। वो हीट सप्लाई मैक्सिमम कब करेगा? जब सीओपी मैक्सिमम होगा। सीओपी मैक्सिमम कब होता है? जब जब क्या होगा, वो रिवर्सिबल हो गया या कार्नोट होगा। तो इसका सीओपी मैक्सिमम कब होगा गाइस? बात करते हैं यहाँ पे सीओपी मैक्सिमम, जब ये डिजायर्ड इफेक्ट हो रहा है, यानी कि ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, क्योंकि हीट 27 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जिसपे वो हीट सप्लाई कर रहा है, यानी कि ऐसे है गाइस, ये 27 डिग्री सेल्सियस ये हीट पंप है, ये बाहर से हीट ले रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर टी नॉट है गाइस। तो क्यू सप्लाई ये वर्क कंज्यूम कर रहा है 6 किलोवाट का, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई कर रहा है गाइस। तो सीओपी मैक्सिमम, सीओपी मैक्सिमम कितना होता है? क्यूएस बाई डब्ल्यू होगा, तो क्यूएस इज रिलेटेड टू दिस टेम्परेचर। ये कितना है? 300। और डब्ल्यू क्या होगा? क्यूएस माइनस क्यू, यानी कि ये 1 मान लो या फिर 2 मान लो, ये 1 मान लो, Q1 माइनस Q2, तो 27 माइनस टी नॉट, तो 300 माइनस टी नॉट हो जाएगा इस, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1.5 300 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 6। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। Yes, sir. कोई डाउट है तो प्लीज आराम से बोलना। हाँ, तो 1.5 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 से उधर चला जाएगा, तो 4 इंटू 300 इज 1200। 300 माइनस टी नॉट, तो 300 माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर हो गया गाइस। तो इन दिस केस अगर टी नॉट का वैल्यू निकालना है हमें, तो अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो 300 माइनस टी नॉट, तो अंडर रूट लेंगे तो 1200 का अंडर रूट कितना आएगा गाइस? देखो तो 1200 का अंडर रूट 34.64। कितना? एक मिनट, 34.64 1। 641। तो टी नॉट कितना हो गया गाइस? जस्ट सर स्क्रीन पर लुकाय बोल हाँ स्क्रीन शेयर तो आटोल बोल नहीं सर। ना ना, जो रेस्ट ऑफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. कि बा नेटवर्क इशू नहीं के दिगंत होगा सर मैं आपको जानते या जस्ट मिनट, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा गाइस? ये तो 34.61, तो यहाँ से टी नॉट कितना आएगा गाइस? टी नॉट विल बी इक्वल टू 300 माइनस 34.61, कितना आएगा गाइस? ये 34.641 है, सॉरी 641। तो 300 माइनस आंसर कर दोगे तो you'll get 265.358, 265.358, ये केल्विन में मिला आपको। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा गाइस? माइनस 273 करोगे आप, है ना? तो 7.64 आ रहा होगा, देखो तो गाइस ऑल ऑफ यू, Yes, sir. माइनस 7.64 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बाहर का मिनिमम टेम्परेचर कितना रख सकते हैं? माइनस 7.64 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर मैं 5 स्टार भी दूं तो कोई खराब नहीं है गाइस।
सही है ऑल ऑफ यू? क्लियर है सब? किसी को अच्छा से समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन वापस मिलता है तो सोच पाओगे कि ऐसे Yes, कर sir. सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से ये क्वेश्चन। अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स विथ फोर थर्मल रिजर्वर्स। मैंने फिर से बोला है कि मैक्सिमम मल्टीपल सोर्सेज या मल्टीपल सिंक होगा तो हम लोग को क्या लगाना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन अपने आप दे ही देगा वो, तो उसमें हम लोग को डेल क्यू बाई टी लगाना पड़ेगा, वही काम आएगा। फिर से इसमें फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ इट रिसीव्स 300 किलो जूल एंड 1000 किलो जूल एनर्जी एज हीट फ्रॉम रिजर्वर्स एट 300 and 1000 Kelvin respectively and rejects 400 kilojoule energy as heat to a reservoir at 400 Kelvin. The net work delivered and the heat interaction with the reservoir at 600 Kelvin are respectively. Very easy again. तो ये क्या है कि हम लोग को इसमें क्या करना है, साइक्लिक चेंज यानी कि डेल क्यू बाई टी आपका जीरो होता है। तो क्या होगा, फोर थर्मल रिजर्वर्स है, 300 किलो जूल 300 कैल्विन से ले रहा है, 1000 किलो जूल 1000 कैल्विन से रिसीव कर रहा है, रिसीविंग है, सप्लाई हो रहा है। सो 300 किलो जूल फ्रॉम 300 कैल्विन प्लस 1000 किलो जूल फ्रॉम 1000 कैल्विन and rejects 400 kilojoule as heat to a reservoir at 400 Kelvin. ठीक है, तो 400 किलोजूल ऑफ इससे आपको रिजेक्ट कर रहेगा इस 400 अपॉन 400 Kelvin। ठीक है, और एंड द नेटवर्क डिलीवर एंड द हीट, एक और रिजर्वर बच रहा है जिसके साथ 600 Kelvin का हो रहा होगा, तो मान लेते हैं वो प्लस है, Q4 अपॉन 600 Kelvin हो रहा होगा। ये प्लस में आंसर प्लस में आ जाएगा तो ये सप्लाई हो रहा होगा, ये आंसर माइनस में आ जाएगा तो ये रिजेक्ट हो रहा होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 400 बाय 400 1 है, 300 बाय 300 1 है, तो 1 माइनस 1 खत्म। तो यहाँ से क्या आ रहेगा, Q4 इधर रहेगा, ये चीज उधर चला जाएगा, तो Q4 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 1000 बाय 1000 1 है, वहां चला जाएगा -1, तो -1 इंटू 600, तो -600 कैलोरी हो रहा है, 600 किलो जूल हो रहा है। Am I clear all of you? ठीक है, तो 600 किलो जूल क्या हो रहा है, माइनस में आ गया अपने आप, तो डेफिनेटली Q4 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू सप्लाई 300 plus 1000 is supplied, 400 rejected, another 600 rejected, so 600 and 400 1000 खत्म, we are left with 300 kilojoule, minus 600 and 300 is, am I clear all of you? The work done is 300 kilojoule and the heat interaction minus 600। और यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में माइनस है, तो डेफिनेटली आपको दिमाग में आएगा कि वो क्या है, इंटरेक्शन जो है वो रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। सो आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये माइनस साइन नहीं आए गलती से, सिली मिस्टेक, यू नेवर नो, एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, सो अगर ऐसा नहीं आए तब तो समझना कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, बिकॉज माइनस साइन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल द फोर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगेन ये, अ कार्नोट इंजन, ये अच्छा क्वेश्चन में से है, ठीक है, इसको थोड़ा सा 3 स्टार देता हूँ। अ कार्नोट इंजन operating between the thermal reservoirs at 700 Kelvin and ambient atmosphere at 300 Kelvin, operating between thermal reservoirs at 700 and 300, drives a Carnot refrigerator which is operating between the ambient atmosphere at 300 Kelvin and a cold space at 250 Kelvin। ठीक है guys, determine the ratio of the total energy rejected to the ambient atmosphere। ambient atmosphere कितना है, 300 Kelvin पे, 300 Kelvin देख लो, बिटवीन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर 300 Kelvin, यहाँ पे भी एम्बिएंट एटमॉस्फेयर 300 Kelvin, बाय बोथ द डिवाइसेस, यानी कि इंजन और रेफ्रिजरेटर के थ्रू से दोनों डिवाइस में जो हीट रिजेक्ट कर रहा है कितना पे, 300 Kelvin पे, टू द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, यानी कि हीट रिजेक्टेड, टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन एंड द रेफ्रिजरेटर अपॉन द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, उसका रेशियो निकालना मुझे। तो ये सब क्वेश्चन जब पढ़ते जाओगे ना तो उसके साथ साथ फिगर डायग्राम बनाते जाना। तो सप्लाई किया, मान लो 700 किलो जूल पे सप्लाई किया जा रहा है, 700 किलो जूल नहीं, 700 कैल्विन पे सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये
हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट सप्लाई आपका किया जा रहा है 700 केल्विन पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक Q1 है, तो यहाँ पे इंजन है। यस, इंजन जो है ये हीट रिजेक्ट कर रहा होगा। Q2 कितना पे कर रहा है गैस ये? 300 केल्विन पे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें से इंजन से निकलने वाला जो वर्क है वो एक रेफ्रिजरेटर को चला रहा होगा, और रेफ्रिजरेटर भी हीट को रिजेक्ट कर रहा है एट 300 केल्विन। आप ऐसे देते थे, मैं थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर को उल्टा बना दिया। कंज्यूम तो कर ही रहे, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। दिस इज द हायर टेम्परेचर सिंक, और यहां से ये केबिन, केबिन कितना पे है गैस जहां से वो हीट ले रहा है? 250। तो ये इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको Q4 मान लेते हैं। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये वर्क कर रहा होगा। सो ड्राइव से कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो इंजन से निकला हुआ वर्क रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को काम चाहिए। रेफ्रिजरेटर नीड्स वर्क इनपुट, इंजन विल सप्लाई वर्क आउटपुट। ठीक है, तब क्या होगा गाइस, यहाँ पे हम लोग को निकालना है एम क्या है। इन ऑर्डर टू, द एम इज टू डिटरमाइन, हम लोग को टोटल हीट रिजेक्टेड एट 300 केल्विन को, 300 केल्विन पे रिजेक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय, हम लोग को क्या चाहिए? अपॉन Q3 चाहिए। ये हमारा एम है टू फाइंड। क्या बोला है? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी रिजेक्टेड टू द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। दिस इज एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। 300 केल्विन पे रिजेक्ट हो रहा है बाय बोथ द डिवाइसेस, ये रिजेक्ट कर रहा है, ये भी रिजेक्ट कर रहा है। टू द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड, तो दिस इज द कोल्ड स्पेस ऑब्वियसली, उससे हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है? Q3। तो आंसर ये निकालना है हम लोग, आंसर नहीं है, मतलब ये निकालना है वैल्यू हम लोग को। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, सो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे? अब कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हम लोगों को Q2 Q3 ये सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क और समथिंग। और ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी है, कार्नोट इंजन भी है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मान लेते हैं पहला वाला। तो क्या हो जाएगा इस 700 300 गैस? तो क्या होता है इसमें? इट इज वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय Q1 मस्ट बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। होता है ना गैस? ऑल ऑफ यू बोलो तो, टेल मी। तो वर्क अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 कितना है? 700, T2 कितना है? 300, 400 डिवाइडेड T1 700। ये 4/7 आया मेरे पास। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन वर्क इज इक्वल टू 4/7 Q1। जब वर्क डन इतना निकल गया इंजन का, यही वर्क चला जाएगा रेफ्रिजरेटर के पास। तो अगर वर्क निकल गया Q1 के फॉर्म में, तो हम लोग Q2 तो निकाल सकते हैं ना गाइज? Q1 माइनस W, Q1 में से W माइनस कर दोगे तो Q2 निकल जाएगा। तो Q1 माइनस W कितना है? 4/7 Q1। तो हम लोग को जो जो चीज चाहिए उस पर फोकस करते जाओ। तो Q2 निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3/7 Q1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ। ऑल ऑफ यू क्लियर है सब किसी को यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर चाहिए हम लोग को, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग का COP का मतलब क्या होता है कि इट इज डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि कोल्ड स्पेस से जितना वैल्यू निकालेगा हीट, वो डिजायर्ड इफेक्ट है रेफ्रिजरेटर का, अपॉन क्या? वर्क कंजम्पशन। दिस मस्ट बी इक्वल टू Q3 यानी कि 250 केल्विन डिवाइडेड बाय वर्क। क्या हो जाएगा इस Q3 यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि 300 माइनस 250। होगा कि नहीं गाइस? बोलो तो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. 300 minus 250, 250 divided by 50, this is coming out as 5. तो Q3 divided by W is equal to 5 आ रहा है। Am I clear all of you? तो Q3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q1, बिकॉज वर्क दिया हुआ है गाइस। देखो वर्क Q1 के टर्म्स में, सारा कुछ Q1 के टर्म्स में निकल जाएगा। तो Q1 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू यहाँ पे? तो अब क्या करेंगे? Q3 का वैल्यू क्या करेंगे? 5 टाइम्स ऑफ W। तो 5 टाइम्स ऑफ W का मतलब 4/7, 4/7 Q1 है। 5 into 4 is 20, 20/7 Q1।
तो अगर Q3 मिल गया, जस्ट मिनट गाइस, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा मुझे यहाँ से, टेक सम स्पेस। तो क्या है यहाँ पे, चलो ये आ गया Q3 आ गया, Q2 आ गया, तो हम लोग को क्या चाहिए, Q2 चाहिए, Q4 चाहिए, Q3 चाहिए। Q4 कितना होगा इस, Q4 कितना होगा, Q3 प्लस W दोनों होगा। Q3 में से अगर W प्लस कर देते हैं तो Q4 निकल जाएगा। तो Q3 इतना निकला Q1 के टर्म्स में, तो Q4 कितना हो जाएगा, Q3 प्लस W। तो Q3 का वैल्यू कितना है, 20/7 Q1। W का वैल्यू कितना है, 4/7 Q1। आई एम गेटिंग 24/7 Q1। तो रेशियो क्या चीज पूछ रहा है हम लोगों से, टोटल हीट रिजेक्टेड टू द एम्बियंस, यानी कि Q2 और Q4। तो Q2 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी कि Q3। तो Q2 का वैल्यू 3/7 Q1, Q4 का वैल्यू 24/7 Q1 डिवाइडेड बाय Q3 का वैल्यू 20/7 Q1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? 27/7, सर 27/7 Q1 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, 20/7 Q1 आ गया। 7 7 खत्म, Q1 खत्म, 27/20 आ गया। तो 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 से 10, 2 से चला जाएगा ये आपका 13.5, 10 से डिवाइड कर दो तो 1.35 आंसर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को डाउट है? No, इजी sir. था। बस इसमें क्या है, दिस इज समथिंग विच लुक्स लाइक एन एप्टीट्यूड, प्लस माइनस ऐड, इधर सब्सट्रैक्ट, यही काम है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ये डायग्राम अगर आप ऐसे ड्रॉ किया, अगर थोड़ा उल्टा ड्रॉ करते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता आपको, नीचे 250 देते हैं, 50 निकालते हैं, तो हो सकता है अगर आपको उससे भी अच्छा लगता है तो उससे भी सॉल्व कर लो आप। अगर रेफ्रिजरेटर को ऊपर जैसे बनाते हैं हम लोग, नीचे से ले जा रहा है, अपर लिमिट है। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू को डाउट है तो बोलना। कितना लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, इसको देखो, ये डायग्राम कुछ ऐसे भी दिख सकता है कि 700 से लिया, इंजन आया, इंजन ने वर्क सप्लाई किया, ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ, रिजेक्ट किया किस में, 300 में। ये जो वर्क निकला ये चला जाएगा रेफ्रिजरेटर पे, यही वर्क लग जाएगा गैस, रेफ्रिजरेटर हीट रिजेक्ट कर देगा Q4, कितना हीट Q3 लेके, कितना से 250 से, ऐसे भी कर सकते हो गैस आप। एम आई क्लियर? तो हीट रिजेक्ट 300 पे कहा कौन कौन हो रहा है, टू Q2 और Q4, और Q3 इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनी डाउट एनीवन सो फार? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू थोड़ा कॉन्फिडेंस के Yes, साथ sir. बोल Yes, दोगे तो अच्छा sir. लगेगा कि लाइक हाँ समझ में आ गया भाई, है ना। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बट ट्रिकी है। कैसे? इट सेज अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस A, taking it from initial state I to initial state F. It can also undergo the same change from I to F in a irreversible adiabatic process B. If WA and WB are input in the work input in the two processes, then तो बता सकता है guys? Anyone? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ए है, 1 से I से F तक जा रहा है, उसी I से F के बीच में एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो पूछा है WA, तो WA रिवर्सिबल वर्क है, WB इरिवर्सिबल वर्क है, प्रोसेस B का, प्रोसेस A का WA, मतलब वर्क इनपुट इन टू प्रोसेस, देन क्या होगा? बोलो, एनीवन? Any idea in this question? Anyone? A का वर्क B का वर्क से कम होगा. A का वर्क B का वर्क से कम होगा, है ना गाइस? क्यों कम होगा उत्पल?
तो मेरे हिसाब से तो एंट्रोपी मिनिमाइज करने के लिए ठीक है, इरिवर्सिबल में तो एंट्रोपी, चलो ठीक है, हो रहा होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यों हो नहीं रहा, एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो ही गया पहला में। सबसे बड़ा बात जानते हो इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे बड़ा बात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पूछा है वर्क इनपुट के बारे में, वर्क आउटपुट के बारे में नहीं। वर्क आउटपुट होता तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक का वर्क आउटपुट ज्यादा मिलता। है मैं क्लियर, ऑल ऑफ यू समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनना, तो एक चीज अच्छे से सब कुछ, और थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना गाइस। हाँ, नहीं रेस्पॉन्स करोगे तो मुझे लगेगा कि लाइक किस चीज का मेहनत कर रहा हूँ ऐसे। तो फिर आप लोग रेस्पॉन्स करोगे तो समझ में आया कि आपको समझ में आया नहीं आया, कॉन्फिडेंस है नहीं है। ठीक है, सो क्या है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है एक अगर मान लो एक मेरे पास एक इंजन है, इंजन वन रिवर्सिबल है, इसके सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल है, ये वर्क आउटपुट देगा, वर्क आउटपुट वन। और एक इंजन है, ये इरिवर्सिबल इंजन है, इसके प्रोसेसेस इरिवर्सिबल, हीट ट्रांसफर ये सब हो रहा है, इसमें एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, ये वर्क ट्रांसफर। किसमें ज्यादा वर्क मिलेगा गाइस, ऑल ऑफ यू? रिवर्सिबल में वन ज़्यादा वर्क रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा मिलेगा, यानी कि वर्क वन विल बी ग्रेटर देन वर्क टू। ठीक है, इसी तरीके से एक रेफ्रिजरेटर है, ये वर्क कंज्यूम करता है, ये कार्नोट है, ये रिवर्सिबल है। और एक और रेफ्रिजरेटर है, ये भी कंज्यूम करता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। तो सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो सीओपी किसका ज्यादा होगा? रिवर्सिबल का सीओपी ज्यादा है। मान लो दोनों दोनों में डिजायर्ड इफेक्ट सेम मिल रहा है, मान लो दोनों 100 किलो जूल निकाल रहा है कोल्ड स्पेस से, 100 किलो जूल ये भी निकाल रहा है, लेकिन इसका सीओपी, रिवर्सिबल का सीओपी हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। तो इसका वैल्यू ज्यादा होने के लिए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, इसका वैल्यू कम होना चाहिए गाइस, तभी तो सीओपी ज्यादा होगा। इसलिए जब भी वर्क कंजम्पशन होगा ना गाइस, वहां पे रिवर्सिबल केस में वर्क कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि ये हमारे लिए डिजायर्ड थिंग है कि कम से कम काम खाए भाई, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। तो वर्क रिवर्सिबल जहां पे भी इनपुट के बारे में बात आ रहा है, वहां रिवर्सिबल के केस में वो इनपुट हम लोग को कम देना पड़ेगा, आंसर सी होगा। और जब भी वर्क आउटपुट के बारे में बात हो रहा है, तो रिवर्सिबल इंजन जो होगा वो हमें वर्क आउटपुट हमेशा ज्यादा देगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू, यस सर ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास? Yes, sir. क्लियर है आपको सब किसी को? पुष्पांगी, इज इट क्लियर टू यू सो फार? आई हैव नॉट हर्ड यू फॉर द। Yes, sir. तो ये इसमें एक क्रिटिकल थिंग यहाँ पे, ये वर्क इनपुट से इनपुट और आउटपुट वाला चीज का गेम है गाइस यहाँ पे। इसलिए ये सब चीज में क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है। न्यूमेरिकल्स तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा विद द कांसेप्ट्स वी हैव, बट द एक्चुअल प्ले टेक्स प्लेस इन द वर्ड प्ले टेक्स प्लेस विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1 मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज नेवर, ये खुद बताओगे आप लोग, जल्दी बताना प्लीज। हाँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 मिनट मत लगा देना प्लीज। क्या होगा? Sir, infinity. रेस्ट ऑफ यू गाइस, इन्फिनिटी क्यों ऐसा बोल रहे हो? इन्फिनिटी क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस that would extract heat from a lower temperature sink टू हायर and supply it to a higher temperature source, जो भी higher temperature reservoir, from a lower temperature reservoir से ये heat extract करे और higher temperature तो को दे दे, without the external, यहाँ पे कोई work supply नहीं है, तो work supply जीरो हो जाएगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से वर्क सप्लाई जीरो होगा, तो ऐसा पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जब वर्क सप्लाई जीरो होगा तो सीओपी क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क। वर्क जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये पॉसिबल नहीं है, कौन बोलता है? क्लॉसियस। इसलिए इट कैन नेवर बी इन्फिनिटी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसमें 2-3 क्वेश्चन और अच्छा है हमारे पास।
इसलिए तो इसके बारे में हो जाएगा। आज मुझे क्या करना है कि लाइक आई विल हैव टू टेक दिस क्लास अगेन टुमारो, लाइक इसका कंटिन्यूएशन मुझे कल करना पड़ेगा, बिकॉज आज तो स्टूडेंट्स को बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन आज पढ़ाना पड़ेगा, उनका टेस्ट है। सो या आज के लिए इतना रखते हैं गैस। मैं आप लोग को एक और चीज बता दूंगा कि लाइक कहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस शीट अपलोडेड है गैस। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर तो करो ही करो गेट का, और वो प्रैक्टिस शीट को भी प्रैक्टिस कर लेना। मैं बता देता हूँ कहाँ पे। So I'll stop the recording here. I'll tell you, just wait guys, huh? Please.